हमारे पास ये बात हमें क्लियर है। तो हमें अगर कोई भी एसिड को चेक करना है तो मैं क्या चेक करूंगी, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो मैं बोल सकती हूँ एसिडिटी इज रिलेटेड टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। सिमिलरली यही चीज मैं किसके लिए चूज कर सकती हूँ, बेसिस के लिए भी चूज कर सकती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट बेस। भाई एसिड अगर मेरे लिए प्रोटॉन डोनर है तो बेस मेरे लिए कौन होगा बेटा, बेस मेरे लिए होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। बेस को बेटा दो तरीके से समझना, प्रोटॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या बोला, प्रोटॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दोनों इंडिकेट सेम चीज करेंगे, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो या तो आप बोल दो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डोनेट करा, या बोल दो उसने H+ गेन करा, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई बेस है और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है अपना कॉन्जुगेट एसिड। बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड और एसिड बनाता है कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे एसिडिटी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, वैसे बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बेसिसिटी डिपेंड करती है कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो एसिडिटी बेसिसिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हर साल एसिडिटी बेसिसिटी पे सवाल आता है, तो एसिडिटी बेसिसिटी के ऊपर कोई भी सवाल आए वो आपको इसी तरीके से चेक करना है, उसके कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिटी या कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी। क्लियर, चलें आगे। नोटेड। यस मैम। यस मैम। बेसिसिटी में दो तीन फैक्ट्स हम लोगों ने और इम्पोर्टेंट करे थे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कुछ सुपर बेसिस की। कितने बच्चों को वो सुपर बेसिस याद है, यस मैम। यस मैम। याद है सबको। सुपर बेस कौन यस होते मैम। हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पॉन्ज जैसे होते हैं। हर्ष तू क्लास में है, हर्ष है क्या क्लास में, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जो हमारे सुपर बेसिस होते हैं वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पॉन्ज होते हैं। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि बस अब ये झपट्टा मारने वाले प्रोटॉन के ऊपर। जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें दो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, हाँ या ना। और ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इसके पास यहाँ प्रोटॉन आएगा H+ आएगा तो दोनों एक साथ उसे एंगल्फ कर लेंगे, उसे मतलब एकदम खींच लेंगे, एकदम उस पर झपट्टा मार लेंगे, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले जो भी आपको दिख जाए वो बहुत ही खतरनाक बेस होंगे, बहुत ही अच्छे बेस होंगे, और इनको बोला जाता है प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पॉन्ज। भाई इसके ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ बगल बगल में क्या स्केलेटन है मुझे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि इनके ये जो दो नाइट्रोजन होने चाहिए, ये दो इस तरीके से सब्सिट्यूटेड होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि ये झपट्टा मार रहे हैं, एक स्पॉन्ज जैसा, एक एंगल्फ करना चाह रहे हैं H+ को। समझ आ रही है बात सबको। यस मैम। यस मैम। तो आप चाहो तो नीचे कोई ऐसा यस मैम। स्ट्रक्चर बना लो, जैसे सपोज मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, इसके नीचे मैंने ऐसा कुछ रख दिया। यहाँ पे मैंने 6 मेंबर ही बनाई, लेट्स से ऐसे। यहाँ मैं नहीं बना रही बेंजीन, मैं यहाँ पे कुछ मिथाइल विथाइल लगा रही, कुछ भी मैं कर सकती हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। ये मैं 6 मेंबर बनाऊँ, 7 मेंबर बनाऊँ, 5 मेंबर बनाऊँ, कुछ भी मुझे इनसे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, मुझे इस वाले पार्ट से मतलब है, ठीक है, नीचे कुछ भी हो। और ये झपट्टा मार के एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इनका कॉन्जुगेट एसिड भी बहुत स्टेबल है, क्योंकि मैं आपको ये बोल रही हूँ ना बार बार कि भाई बेसिसिटी को कॉन्जुगेट एसिड से देखना है। तो इनका कॉन्जुगेट एसिड भी बहुत स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जो इनके कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे उसमें आप ध्यान दोगे कि 6 मेंबर्ड
चिलेटेड रिंग बनेगी। देखिए ध्यान से एकदम, देखो 6 मेंबर चिलेटेड रिंग बनी, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो सब्सटेंस होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. बात Yes, क्लियर? ma'am. हर्षिल बात समझ आ रही है? जी मैम। ठीक है, तो ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सुपर बेसिस होते हैं, ये आपने दिमाग में रखना है। नोट करा तूने? चले आगे। यस मैम। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, मैम हाँ जी मैम प्लीज 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? मैं कनेक्शन हाँ जी हाँ जी, ओके मैम। लिख लिया? यस मैम, बस देखना था। हाँ हाँ। अब देखो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, ये ए है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा दिया, ये बी है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा दिया, ये सी है, और एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा दिया, ये डी है। अब आप मुझे बताइए इन सब में बेसिसिटी का क्या ऑर्डर चलेगा? A, B, C, D. और कोई? Ma'am, A, D, C, B. ए डी सी बी। अच्छा ये किसने बोला ए डी सी बी? नाम बताओ भैया। Ma'am, Shibha. शिभा ने, ओके। और इससे पहले श्रुति तुमने बोला था ना ए बी सी डी? Yes, ma'am. ओके, और कोई? क्या लगता है भैया? सारांश? मैम ACDB। मैम ए 1 मिनट। सी डी बी, ये या कोई संकल्प ने? यस मैम मेरे को भी XCDB लगा। ACDB लग रहा है। ए सी डी बी। अच्छा हर्षिल तुझे कुछ आइडिया? मैम ACDB ही लग रहा है मेरे ए को सी भी। बी डी की लग रहा है, ओके ओके। और कौन बचा मैम भैया? हाँ, मुझे नव्या? मैम ए ABCD। ए बी सी डी? मैम ए जो ए आपने लिखा है सबसे फर्स्ट हाँ वाला वो ये वाला ए डी लिखिए। सी बी, ओके। यस मैम। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले बिना सोचे समझे, ये आप लोगों को समझ आ रहा है ये सुपर बेस है? यस मैम। दिस इज सुपर बेस। यस मैम। साक्षी तुझे क्या लग रहा है आंसर? मैम ACDB। ए सी डी बी, ओके। तो ऑब्वियसली ए सबसे पहले आने वाला है, नो डाउट। अब बी सी डी को चेक करना है। बी सी डी के लिए मैंने आपको कल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चे याद रखते हैं ये लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Yes, ma'am. याद है सबको? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. हर्षल यस तुझे मैम। कोई आइडिया है? मैम इतना नहीं मैम। ध्यान से सुनेंगे। जी मैम। लोकलाइज्ड लोन पेयर कौन होता है? लोकलाइज्ड लोन पेयर वो होता है विच इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सॉरी डी लोकलाइज ही होता है, और लोकलाइज्ड वो होता है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये देखा RNH2, ये अल्काइल अमीन है ना, अल्काइल हैलाइड, इसमें अल्काइल अमीन है, अल्काइल ग्रुप लगे हुए। और एक मैंने आपको दे दिया लेट्स से ये वाला NH2। तो क्या आप देख पा रहे हो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, Yes, ma'am. और यहाँ देख रहे हो कि कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका लोन पेयर क्या हुआ भैया? इसका लोन पेयर हमारा हुआ Delocalized. डीलोकलाइज्ड, और इसका लोन पेयर कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा, मतलब इसका लोन पेयर मेरे पास क्या हो गया? लोकलाइज्ड। ये बात सबको समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये बात हमेशा याद रखो कि अगर आप बेसिसिटी की बात कर रहे हो, तो क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिसिटी में
आपको वो भी देखना होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देना है तो उसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर रखा कहाँ है। भाई मुझे किसी को पैसे देने हैं और मुझे ये नहीं पता मैंने पैसे कहाँ रखे हैं, मैं आधे घंटे से ढूंढी जा रही हूँ, तो कोई फायदा हुआ? मैं उसे टाइम पे दे पाऊंगी नहीं, उतने में तो कहेगा छोड़ यार तुझसे क्या लूँ, मैं किसी और से ले लेता हूँ, ऑब्वियसली, है ना। तो अगर आपका लोन पेयर है जिसको आपको डोनेट करना है, तो वो अगर घूम गया कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ घूम रहा है, कभी यहाँ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में है, इधर उधर घूम रहा है, मतलब वो डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज लोन पेयर जो है, डीलोकलाइज लोन पेयर की वजह से बेसिसिटी हमेशा क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की अवेबिलिटी कम हो जाती है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ये बात सही है। बट अगर जी लोकलाइज मैम। लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या रहेगा? ज्यादा अवेलेबल रहेगा, और अगर ज्यादा अवेलेबल रहेगा मतलब बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर किसी सिस्टम में लोकलाइज लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू वन जहां पे डीलोकलाइज लोन पेयर है। ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. हर्षल यस मैम। चलो नोट कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वही लोन पेयर जो लोकलाइज्ड है वो आपको दिख जाए लोकलाइज्ड है। कभी कभी लोकलाइज्ड लोन पेयर छुपा होता है और हमें नहीं पता चलता वो लोकलाइज्ड है, जैसे कि इन द केस ऑफ पायरेडीन। पायरेडीन में अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास ये लोन पेयर है, और पायरॉल में भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पायरॉल के लोन पेयर को देखकर आपको पता चल रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। लोन पेयर सिंगल डबल, यस मैम। अगर ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है तो इसका मतलब ये लोन पेयर क्या हो जाना चाहिए? डीलोकलाइज हो जाना चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब इस लोन पेयर को देखो, हालांकि आपको दिखने में लग रहा है, मतलब ये आपके लिए वहम है, आपको दिखने में लग रहा है कि ये कॉन्जुगेशन है। देखो दिख नहीं रहा? लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है? Yes, ma'am. और ऐसा यस मैम। एक बार को लग सकता है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, बट ये लोकलाइज्ड है, विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। व्हाई? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो हाँ या ना? पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। और जो sp2 Yes, ma'am. हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और मैंने आपको अच्छे यस से मैम। बताया है कि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पाई बॉन्ड कौन बनाता है? अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक पी ऑर्बिटल इसका खाली है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि पिरिडीन में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है। देखिए नाइट्रोजन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, मतलब इसका पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है पहले से ही, है ना। ये कार्बन के पाई बॉन्ड, ये भी कार्बन के पाई बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ, जब कार्बन का, इस नाइट्रोजन का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना था, एक पी ऑर्बिटल होना था, तो एक हाइब्रिड ये गया, एक हाइब्रिड ये गया, एक पी भी यूज हो गया, तो मतलब इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है? फिर ऑप्शन है कुछ उस लोन पेयर के पास? नहीं। वो लोन पेयर कहाँ जाएगा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। और अगर ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया तो क्या तुम देख पा रहे हो कि ये लोन पेयर और जहां रेजोनेंस हो रही है वो, ये आपस में परपेंडिकुलर है? तो जब ये Yes, ma'am. परपेंडिकुलर है तो रेजोनेंस कैसे होगी? Even though there is a conjugation, there cannot be resonance. Why? Because the lone pair is not planar with the conjugated system. बात समझ आई या नहीं आई हर्षल? यस मैम। तो ये जो लोन पेयर है प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, perpendicular to plane of conjugation.
विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो अब मैं हर बार देखूंगी तो हो नहीं ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप बना के, यही काम है कि हम ऑर्बिटल ओवरलैप भी बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे कहाँ प्रेजेंट है। हमें ये पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा? हमें तब पता चलेगा अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर है 100% वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो शॉर्टकट क्या है? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो ऑलवेज लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है। ये बात भी हम लोगों को समझनी होगी। जैसे कि अल्काइल अमीन का लोन पेयर लोकलाइज था क्योंकि वहां कॉन्जुगेशन ही नहीं थी। अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोन पेयर लोकलाइज रहेगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सारे बच्चे हाँ ना करके एक एक बार बता दो कि समझ आ गई बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात Yes, क्लियर ma'am. है ना? यस मैम। इन रेजोनेंस तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, पायरॉल की या पिरिडीन की? यहाँ तो लोकलाइज लोन पेयर है और ये वाला कौन सा है मैंने आपको बता दिया, डीलोकलाइज लोन पेयर है। ये वाला लोन पेयर कौन सा है, लोकलाइज। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? पिरिडीन Pyridine विल बी की। मोर बेसिक देन पायरॉल। ठीक है? Yes, ma'am. तुम में से कितने बच्चे जेई वाले हैं? एक बार जरा ये नोट कर लिया ना सबने? Yes, ma'am. देखो मैं दिया, शिबा तो नहीं है। शिबा भी जेई है क्या? नहीं, नहीं शिबा मैम। नहीं। दिया है, संकल्प है, हर्षिल है Yes, हाँ जी, ma'am. ma'am. और श्रुति। No मैम। नीट है ये तो। और ये कौन है? लावण्या है, नव्या है, काफी है, सारांश है ना? तो ये जेई में से तुम में से किसी के अंदर गट्स थे जिन्होंने कल पेपर देखा एडवांस का? संकल्प मैम मेरा था कल तू तो पेपर। बैठा ही होगा, तूने तो बैठा ही था। तुम्हारे अलावा तुमने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। तुम्हारे अलावा तुम में से किस बच्चों ने कल देखा पेपर एडवांस का? मैम केम का नहीं देखा मैंने। तो क्योंकि केमिस्ट्री से तो अलग ही नफरत है लोगों को, है? अभी तक नहीं देखा मैम। नहीं देखा ना? No, तो पता है ma'am. केमिस्ट्री का पेपर कैसा था उसमें? नहीं मैम। जनरल फीडबैक पेपर सबसे वैसे आसान तो केमिस्ट्री था, मतलब मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट पेपर था। लेकिन उसमें ऑर्गेनिक में क्या क्या पूछा हुआ था? एकदम बेसिक सवाल, मतलब उसने सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी हैं और बस फर्क यहाँ पे यही था कि बच्चे को उस टाइम स्ट्राइक करे ना करे। भाई अभी क्या होता है, जैसे आप एक ऑरा में चल रहे हो ना, आपको पता है मैम बेसिसिटी पढ़ा रही है, एसिडिटी पढ़ा रही है, आपका दिमाग उसी तरीके से सिंक्रोनाइज वे में वही डायरेक्शन में सोचता है। और जब आप फाइनल पेपर देते हो तो आपको पता है एक तो पूरा सिलेबस आना है, ठीक है, और ऊपर से सिर्फ केमिस्ट्री नहीं आनी, फिजिक्स भी आनी है, मैथ्स भी आनी है, और तीनों की इंडिविजुअल कट ऑफ भी है। तो आपका दिमाग सिंक्रोनाइज वे से वर्क करना छोड़ देता है और उस टाइम पे हमें स्ट्राइक, हमें दिख भी रहा होता है, हमारी आंखों के सामने होता है आंसर, बट हमें स्ट्राइक नहीं करता। जस्ट बिकॉज हमें पता है, सब पता है, पढ़ा भी, मेहनत भी करी, सारी चीज करी, बट स्ट्राइक नहीं करा उस टाइम पे, और इसी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाते या वॉट एवर XYZ प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को ना ये चीज पहचाननी बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग को इस तरीके से ऑटो मोड पे, ऑटो पायलट मोड पे मत आने दिया करो, ऐसे चलता ही रहेगा तो ऐसे ही होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऑटो पायलट मोड पे नहीं आने देना। हर बार कोई नई चीज आए तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचो क्या हो सकता है, क्योंकि यही सारी चीजें तुम्हें आगे एग्जाम में हेल्प करेंगी जब तुम्हें स्ट्राइक करना होगा किसी चीज पे। इस टाइम होता है ना कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता, तो ये सारी चीजें स्ट्राइक तभी करेंगे जब तुम अपने ब्रेन को ऑटो पायलट मोड से हटाओगे, ठीक है? तो ऑटो पायलट मोड पे मत आने दिया करो उसे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ma'am. यहाँ बताओ, ऑटो पायलट मोड नहीं है तुम्हारा तो दिमाग तुम्हारा सही चल रहा है, तो तुम्हें समझ आ गया था इसको देख के, तो ये तो सुपर बेस है, तो इसको मैंने हटा दिया। इन सब में अब क्या समझ आ रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि रेजोनेंस में जाएगा बेंजीन के साथ? Yes ma'am. इसका मतलब ये Yes, लोन ma'am. क्या होने वाला है? डीलोकलाइज्ड। Delocalized. Delocalize. ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा ना, क्योंकि इस गोले का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड ऐसे से प्रेजेंट होंगे। पाई बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है मतलब डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो मतलब ये वाला लोन पेयर क्या होगा? लोकलाइज्ड। ये भी डबल बॉन्डेड, ये तो पिरिडी नहीं है, मतलब ये वाला लोन पेयर भी क्या है? Localize. लोकलाइज। तो ये बात पक्की होगी कि बी और सी बेटर बेस होंगे कंपेयर टू डी, हाँ या ना? अब इन दोनों में चेक करना है सिर्फ बी और सी में, है ना?
बी और सी में कैसे Yes, चेक ma'am. करेंगे? कई बच्चे One ये दिमाग minus. लगाते हैं, मैं बताती हूँ, कई बच्चे ये दिमाग लगाते हैं, उन्हें लगता है कि मैम बी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी में 2 ऐसे नाइट्रोजन हैं जो लोकलाइज्ड है। ये बात तो गलत नहीं है, बात तो सही है। 2 ऐसे नाइट्रोजन हैं जो लोकलाइज लोन पे रख रहे हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर ऐसा सोचोगे तो बी ज़्यादा बेसिक होना चाहिए सी से। बोलो हाँ या ना? हाँ जी मैम। बट आंसर तो ये है कि सी ज़्यादा बेसिक है बी से। क्यों? क्योंकि भाई इंडक्टिव। भले ही 2 मैम है माइनस आई इफेक्ट। ना, माइनस आई क्यों देखा मैंने? वाई आई एम सीइंग माइनस आई? क्या माइनस आई बहुत डोमिनेंट इफेक्ट है? वो तो चिंदी से इफेक्ट है। तो मैं मेरी बात समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग को इस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करो कि ये चीज मैंने क्यों नहीं देखी कि यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 लोन पेयर डोनर्स हैं, बट मैं फिर भी इसको लेस बेसिक बोल रही हूँ। क्योंकि चाहे 2 है, मैं कह रही हूँ 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, डोनेट तो किसी एक से होगा ना। जी समझे नहीं मैम। समझे? Yes, यस ma'am. मैं मैम। कह रही हूँ 15 नाइट्रोजन लगा दो इसके ऊपर, लेकिन एट अ टाइम ओनली 1 नाइट्रोजन विल डोनेट लोन पेयर। तो जो डोनेट करेगा ना, उसके ऊपर बाकियों का क्या इफेक्ट है वो स्टडी करते हैं। कभी भी नंबर ऑफ लोन पेयर से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेसिसिटी को रिलेट मत करिएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही ग्रुप होगा जो डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी इसमें है हालांकि 2 लोन पेयर्स जो, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही देगा, तो दोनों में से किसी एक को बोलो चलो इसको स्टडी करते हैं या इसको स्टडी करते हैं। मैंने कहा चलो मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा उस पे इस नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट होगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस वगैरह तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये नाइट्रोजन सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या इफेक्ट शो करने वाली है बेटा? माइनस आई। माइनस आई। और माइनस आई से क्या होगा? माइनस आई Decrease से होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। घटे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी मतलब बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो बी लेस होगा सी से। आंसर क्या होगा? ए सी बी डी। और ऐसा कोई ऑप्शन मुझे यहाँ तो नहीं दिखा। आई बात समझ या नहीं आई? Yes, ma'am. आंसर है यस मैम। ए सी बी डी। ये तुम्हारे तुम्हारे 3 ऑप्शंस भी ऑप्शंस में प्रेजेंट थे, मेरा वाला भी ऑप्शन प्रेजेंट था, लेकिन तुम में से कोई भी सही नहीं कर पाया, है ना? तो अभी से अगली बार से मुझे मत बोला मैम मुझे ऐसा लग रहा है, लगना नहीं है। ठीक है, होगा कोई, ये कोई आपको मतलब वो थोड़ी है, कोई इंट्यूशन थोड़ी आ रही है बीच में से, हाँ मैम दिल से मन कर रहा है, ऐसा मन सा हो रहा है कि हाँ यही होगा स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। यहाँ केमिस्ट्री है, लॉजिकली वर्क करना पड़ेगा। ऑटो पायलट मोड से अपने दिमाग को हटाओ, सारी चीजें एक साथ सोचो तब काम चलेगा। बात समझ आई? मैम मैम जो हमने बी वाले में देखा कि 2 लोन पेयर होने के बाद भी हम एक ही का वो देखेंगे, एक पे हाँ बाकियों का इफेक्ट, हाँ वो उसके जैसे सिमिलर है जैसे सिलिसिक एसिड में ज्यादा एच होते हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि कितने डोनेट हो रहे हैं। हाँ। और क्या भाई, सिलिसिक एसिड में मैं तो एक ही एच निकालती हूँ ना। हम्म। मैंने कभी बहुत सारे एच थोड़ी निकाले, मैंने तो एक ही एच निकाला हमेशा। हाँ या यस ना? तो फिर हमेशा यस एक ही भाई, चाहे कितने भी एसिड हो, कितने भी एच हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलता तो एक ही है। वैसे कितने भी लोन पेयर वाले ग्रुप्स हो जाए, लोन पेयर डोनेट तो किसी एक से होगा, तो एक को पकड़ो और उस पर इफेक्ट चेक करो। ओके मैम। क्लियर हुई बात सबको? जी Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. अच्छे से समझ आ गई। अब मैं नहीं चाहती कि अगला सवाल बेसिसिटी का आए और कोई बच्चा गलत करे। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी एग्जामिनर के लिए मतलब एक कहते हैं ना, मतलब वो क्या कहते हैं, बच्चों की ये दुखती हुई नस होती है जिसपे एग्जामिनर हाथ रखता है और तुम्हारी बैंड बजा देता है। तो इसलिए प्लीज ये बेसिसिटी वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। सबने नोट कर लिया था? कोई डाउट तो नहीं? नहीं मैम। चलो नो मैम। एक और बेसिसिटी का सवाल। यस,
बेसिसिटी का ऑर्डर बताएंगे। मैम ABC। एक मिनट रुक जा, ए इसे कर दे, बी से सी से। किसने बोला? नव्या, शुभा, लावण्या। लावण्य। ए बी सी, ओके। और कोई? मैम ACB। ए सी बी, ओके। कौन और कोई? मैम मैम ABC होगा। हैं? ए ए ए मैम ABC ABC, ABC ABC। ABC। यस और मैम। ABC। ABC, ABC, यस मैम ABC। मैं भी। ABC, ओके। हम्म। और कोई है जो BCA या ACD ऐसे कुछ 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 बोलना चाहे अपार्ट फ्रॉम दीज टू? बे यू आर फ्री टू पुट योर व्यूज। क्या बता आपके आंसर सही हो जाए। और कोई नहीं है? सबके आंसर इन्हीं दो में से कोई है? मैम ABC है। ABC है, ओके। ठीक है, अब जरा मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक मिनट मुझे दोगे प्लीज? 2 मिनट देने का अर्जेंट है क्या? 1 मिनट बस। ये कोरोना वरोना बहुत हो रहा है यार। प्लीज आप लोग प्लीज अपना अपना ध्यान रखिए सारे। सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल नाउ, इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। चलो हाँ भैया, यही होना चाहिए और कोई नहीं है? मैम 1 मिनट और हाँ, सोचिए। मैम मैं ACB कर रहा हूँ। ACB कर। अच्छा तू चेंज कर लिया, ओके। यस और मैम। कोई चेंज करना चाह रहा है? नो मैम। No ma'am. Okay, answer is ACB. Answer is not ABC. Now, why ACB? For that, we need to understand a concept called equi-energy resonance. How many of you know this concept? यस मैम। नहीं नो पता। मैम। कोई जानता है? No ma'am. No, कोई नहीं जानता। Okay. तो आप लोग मुझे बताइए, 4 घंटे दिमाग बंद करके कॉपी खोल के पढ़ना ज़्यादा बेटर है या फिर दिमाग खोल के 1 घंटा पढ़ना ज़्यादा एफिशिएंट है? हाँ जी बताओ, क्या क्या बेटर है? मैम 1 घंटा दिमाग खोल के। ऑब्वियसली। तो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज़ समझाई है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल,
All resonating structure do not contribute to resonance hybrid. More stable resonating structure always contribute more. याद है सबको ये कॉन्सेप्ट? क्या बोला मैंने? All resonating structure Structures are not real. all resonating structure do not contribute equally to Resonance hybrid. resonance hybrid. More stable resonating structure contribute more. इसी का ही एप्लीकेशन है. ठीक है, जैसे कि आपके पास एक एसीटेट आयन मैंने दिया, ठीक है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका. उसके बाद ये ऐसे रेजोनेंस में गया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा. बोलो हाँ या ना? लाइक दिस. यस मैम. क्या आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली एक जैसी हैं? यस मैम. यहाँ पे भी Yes, O ma'am. पे नेगेटिव Yes, ma'am. चार्ज है, यहाँ पे भी O पे ही नेगेटिव चार्ज है ना? तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, क्योंकि ये इक्वल स्टेबिलिटी के हैं, ये दोनों की एनर्जी भी इक्वल होगी और ये दोनों इक्वल तरीके से ही कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड में. बात समझ आई? दे बोथ विल गोइंग टू कंट्रीब्यूट Yes, ma'am. इक्वली टू रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये दोनों इक्वल स्टेबिलिटी के. इसको बोला जाता है इक्वी एनर्जी रेजोनेंस. इक्वी एनर्जी रेजोनेंस क्या बोला जाता है? इक्वी एनर्जी रेजोनेंस. और ये रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव रेजोनेंस की कैटेगरी में आती है. हाईली इफेक्टिव रेजोनेंस. यहाँ तक सबने बात नोट करी? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, अब सोचो, मैं पीछे चल रही हूँ और यहाँ बता रही हूँ आपको. ये एक और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोग बना सकते हैं. ये है फिनॉक्साइड आयन. Yes, ma'am. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये ऐसे ऐसे. Yes, ma'am. ठीक है, ये ऐसे ऐसे. ठीक है, फिर ये ऐसे चलता चलेगा. बट अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे बन गए यार, है ना? 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, जबकि उसमें कितने बने थे? सिर्फ 2. लेकिन इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपने ये चीज नोटिस करी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सिर्फ यही वाला है, जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसा है. यही मोस्ट स्टेबल है. Okay, ma'am. क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. साथ में बेंजीन रिंग इंटैक्ट है. यहाँ क्या इंटैक्ट है? बेंजीन इंटैक्ट है. हाँ या ना? इन सब में यहाँ से यहाँ में बेंजीन इंटैक्ट नहीं है और नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है. तो इन सब में अगर मैं ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और डी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रही हूँ आपको, तो इनमें से सबसे ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड किसके जैसा दिखता है? डी के जैसे दिखेगा, क्योंकि ये तो इतने स्टेबल ही नहीं है. तभी तो आप फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं बनाओगे. मैम एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही है. हाँ, मैं वापस से रिपीट करती हूँ. इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? ये लास्ट वाला है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर नेगेटिव चार्ज है. यस मैम. है ना? और यहाँ पे बेंजीन रिंग इंटैक्ट है. ठीक है, लेकिन ए, बी और सी में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और साथ में यहाँ पे बेंजीन रिंग इंटैक्ट भी नहीं है. तो ए, बी, सी, डी में से जो डी वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज्यादा हुआ स्टेबल. हाँ या ना? यस मैम. और अगर ये स्टेबल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? डी वाला करेगा. यस मैम. Yes, ma'am. और इसलिए तुम डी रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा नहीं बनाते. ओरिजिनल स्ट्रक्चर और डी वाले का अगर आप कंट्रीब्यूशन लो तो आप ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना, फिनॉक्साइड आयन का गोला लगा के बीच में, है ना? यस मैम. ये है नॉर्मल रेजोनेंस.
तो नॉर्मल और इक्वी एनर्जी में आपको अंतर समझ आया? इक्वी एनर्जी में जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इक्वल तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, और नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जबकि इसमें दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर मैं एक तरीके से बोलूं सारे जितने भी तुम बना सकते थे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। इसलिए इक्वी एनर्जी रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है कि चाहे दो ही है या तीन ही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, भीड़ नहीं है लेकिन दोनों तीनों जितने भी है सारे बहुत स्टेबल है। और यहाँ क्या है, भीड़ है लेकिन उसमें से स्टेबल और काम का तो एक ही है, तो कौन सा इफेक्टिव हुआ? पहला वाला इफेक्टिव हुआ ना, हाँ या ना? यस मैम। तो Yes, ma'am. आपको हमेशा ये चीज दिमाग में रखनी होती है कि रेजोनेंस जो है उसकी इफेक्टिवनेस इक्वी एनर्जी में सबसे ज्यादा होती है। रेजोनेंस इफेक्टिवनेस इज मैक्सिमम विद इक्वी एनर्जी, मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वी एनर्जी। बात क्लियर? कोई डाउट? नहीं मैम। श्रिबा क्लियर है? Yes, ma'am. दिया, सारांश? मैम हाँ हाँ बोलो। मैम वो जो सेकंड ऑप्शन था वो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस, तो फिर कैसे दिखा रहा है? दिखा रहे, बता रहे हैं, कमिंग बैक टू इट। अच्छा बाकी बताओ, अभी तक ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। सारांश, जी मैम। संकल्प, यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना? तो अब जरा मेरी बात याद सुनो। अब इक्वी एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि मतलब 100% इक्वल। इक्वी एनर्जी का मतलब होता है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल। तो अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में आपका लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ या ना? इसका जब Yes, हाँ जी आप मैम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, हाँ या ना? इसमें नेगेटिव चार्ज Yes, कहाँ ma'am. प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। Right. तो सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके बहुत ज्यादा नहीं है, दो ही हैं। लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, चार्ज सेपरेशन नहीं था। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, दो चार्ज सेपरेशन है लेकिन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो चार्ज सेपरेशन है उस पे भी जो चार्ज है नेगेटिव वाला वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, समझ रहे हैं? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों ही स्टेबल हुए और दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड पे, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको मैम एक बार दूसरे फिर के से साथ बता मैं दें। दोबारा समझाती हूँ एक फ्रेश पेज पे। यहाँ देखो क्या बनाया मैंने, NH, हम लागू हो गए। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? हाँ जी मैम, अब आ Yes, गए। ma'am. ये आ गया ना? हाँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, देखो ऐसे। ये बनेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. ये तो Yes, अब ma'am. स्ट्रक्चर है ही स्टेबल, नो डाउट। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है, नो चार्ज। नो चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स तो स्टेबल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पर ये वाले में चार्ज सेपरेशन है बट ये भी स्टेबल है, क्यों? इसके स्टेबिलिटी के कारण क्या है? एक, ऑक्सीजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, सारे एटम्स का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। हर एटम का चेक करो भाई, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन पे 2 पॉजिटिव है लेकिन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है नेगेटिव, ऑक्टेट कंप्लीट। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये स्ट्रक्चर भी स्टेबल है, और दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये दोनों ही, अब मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली सेम एनर्जी होंगी, हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंस हो लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये भी इक्वल स्टेबल है। तो इसलिए जब ये दोनों अगर स्टेबल है मतलब ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे किसको? रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो ये एक तरीके से इक्वी एनर्जी रेजोनेंस जैसा हो गया, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. लावण्य बात क्लियर हुई बेटा? यस मैम।
मैम ये इक्वली स्टेबल नहीं है। मतलब थोड़े से डिफरेंस होगा, पूरा एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं कहूंगी 100% दोनों इक्वल इक्वल है, बट दोनों ही काफी स्टेबल है, माइनर डिफरेंस होगा, नॉट मेजर, ओके है ना। मैम, तो इसमें इक्वी एनर्जी रेजोनेंस बोल सकते हैं हम फिर? नाम ही है ना इक्वी एनर्जी, तो नाम है। इक्वी एनर्जी का ओके मतलब ये होता है कि दोनों जो जितने भी बन रहे हैं ना सारे का ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हो, दोनों ठीक ठाक स्टेबल है, तो दोनों का ही पूरा कंट्रीब्यूशन जाएगा ना उसके अंदर। ओके मैम। अच्छा अब इसको बताओ, ये वाले को, दूसरे वाले को। मैम इसमें नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। इसमें नॉर्मल रेजोनेंस होगा, है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, कार्बन पर आ गया, जो नेगेटिव चार्ज लेना नहीं चाहेगा, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। दूसरा, एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है सिस्टम में, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन पाई क्लाउड का खत्म हो रहा है सिस्टम में, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रेजोनेंस है, इट्स नॉट इक्वी एनर्जी। कितने बच्चे समझ पाए मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो अब भाई एक साइक्लिक लोकलाइजेशन इतनी स्टेबल होती है, तुम उसी को खत्म कर दोगे तो कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी स्टेबिलिटी, नॉट मच स्टेबल, बाकी और भी बनते जाएंगे। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, और ये चाहे कम ही क्यों ना हो पर बेटर होता है। तो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होते हैं, बट वो हमेशा बेटर होती है। अब सबको बात समझ आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बच्चा ये कहेगा मुझे कि मैम हम इक्वी एनर्जी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं जानते? No, No, ma'am. ma'am. तो अब आओ काम की बात करें। यहाँ देखो, यहाँ पे आप बताओ रेजोनेंस से होगा क्या, व्हाट इज हैपनिंग विद रेजोनेंस। एक मिनट ना, दीदी छोटी उठ गई। यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस से, यहाँ रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, हाँ या ना। Yes, भाई ma'am. अगर ये घुस गया रेजोनेंस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Yes, ma'am. यहाँ भी ये घुस गया रेजोनेंस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Yes, ma'am. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिसिटी क्या होगी, और कम हो जाएगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो हाँ या ना। तो वो तो यहाँ पे उल्टा इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस है, और इफेक्टिव रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो बेसिसिटी क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। बोलो हाँ या ना। तो इसलिए सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा, बी, और सी थोड़ा बेटर बेस होगा। बात समझ आई सबको? मैम इफेक्टिव रेजोनेंस से ज्यादा इक्वली इलेक्ट्रॉन डिवाइड होंगे पूरे हाँ स्ट्रक्चर मतलब पे। वो भाई देख, अगर ये रेजोनेट करेगा इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन से हट जाएगा, है ना, और ये रेजोनेट Yes, ma'am. करके ज्यादा देर तक ये स्ट्रक्चर रखना चाहेगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। और अगर ज्यादा देर तक ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रहा तो नाइट्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बेसिसिटी कम हो गई। समझा बात कि Yes, ये है। अब ये अगर ऐसे चला गया तो नाइट्रोजन में तो मोर टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, रादर देन द लोन पेयर। तो नाइट्रोजन पे अगर मोर टाइम तक पॉजिटिव चार्ज रहेगा मतलब बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, हाँ या ना। Yes. सारे बच्चे समझ पाए? प्रतीक, नव्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिया, श्रिभा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर्षिल, सारांश, Yes, ma'am. और कोई जिसका नाम मैंने ना बोला हो, मिश्रा जी। Yes. Yes, ma'am. ठीक है जी, सबको बात क्लियर? तो यहाँ पे रेजोनेंस अगर हम ज्यादा करा देंगे तो हमारी बेसिसिटी कम हो जाएगी। बात क्लियर? साक्षी Yes, ma'am. क्लियर? नोटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें इक्वी एनर्जी रेजोनेंस कराया वैसे एक और चीज करते हैं, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस रेजोनेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस रेजोनेंस। देखिए एक्सटेंडेड रेजोनेंस कैसे होती है, एक स्ट्रक्चर ये देखो, एक स्ट्रक्चर ये देखो,
एक्सटेंडेड पहचानना है या क्रॉस पहचानना है, सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपका पर्सपेक्टिव, आप किसको देख रहे हो। ठीक है, आप पूरे स्ट्रक्चर को मत देखो, आपका नजरिया किस पर है, आपने अपनी आंख किस पे टिका रखी है, वो चीज आप देखो। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे इस वाले पाई बॉन्ड की बात कर रही हूँ रेजोनेंस में, और यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ। पहले आप बात किसके कर रहे हो ना उसको समझो। ठीक है, अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूंगी तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी रेजोनेंस हो रही है। यस मैम। Yes, तो ma'am. अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, स्ट्रक्चर सेम है, बस एक पाई बॉन्ड कम है। अगर मैं इस रेजोनेंस की बात करूँ तो इसके पास सिर्फ एक ही आदमी है धक्का मारने के लिए, रेजोनेट कराने के लिए, लेकिन इसके पास एक बहुत लंबे डिस्टेंस से रेजोनेंस हो रही है ना। तो इस तरीके से अगर एक रेजोनेंस बहुत ही दूर से एक डायरेक्शन में चल रही हो तो उसे बोला जाता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या बोला जाता है बेटा? Extended resonance. एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, ये सिर्फ आप समझ सकते हो, ये आपको ना मतलब आपको देखकर पता चलना चाहिए कि एक्सटेंडेड हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, और उसके लिए आपको मतलब नजरिया समझना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे हम बात, है ना। ये आपको नजरिया समझ आया, एक्सटेंडेड समझ आएगी, यहाँ से मतलब सारे जो जितने भी पाइबॉन्स लगे हैं वो सब सपोर्ट ही कर रहे हैं इस रेजोनेंस को, है ना। तो ये रेजोनेंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, सपोर्टेड है बाय अदर पाइबॉन्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इस वाली की बात करते हैं। ये वहां पे अगर रेजोनेंस होगी, या तो ये रेजोनेट कराएगा इस तरीके से, हाँ या ना, यस मैम। या तो ये कराएगा। जी मैम। भाई एक टाइम पे एक ही बंदा इसकी रेजोनेंस, ये वाले सर्कुलर रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा, या तो ये वाला बंदा इस साइड से होगी रेजोनेंस, या तो इस साइड से होगी। दोनों साइड से एक साथ नहीं हो सकती, और अगर इस साइड से हो रही है तो यहाँ से नहीं होगी, और अगर दूसरी साइड से हो रही है तो पहली साइड से नहीं होगी। मतलब एक टाइम पे एक ही साइड होगी, हाँ या ना। Yes, ma'am. इसको Yes, बोला ma'am. जाता है क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? ठीक है, अब मैं थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ कि कैसे क्रॉस रेजोनेंस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस को हम लोग पहचानते हैं। आपने यहाँ तक नोट कर लिया? यस मैम। हाँ हाँ, जी मैम। मैम Yes, ma'am. हो गया. हाँ जी, मैम फिर एक्सटेंडेड रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल। एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज ऑलवेज बेटर देन क्रॉस रेजोनेंस, है ना। ओके मैम। एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज ऑलवेज बेटर देन क्रॉस रेजोनेंस। अब जरा ध्यान से समझ ली, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि समझ नहीं आता एक्सटेंडेड है या क्रॉस है। जरा देखो, एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं यहाँ पे। मैम हाँ जी, लेकिन कुछ केसेस में क्रॉस रेजोनेंस इक्वी एनर्जी रेजोनेंस में भी तो रिजल्ट कर रहा होगा। हाँ कर रहा होगा। अब मैं दिखा तो रही हूँ ना, देखो ये देख तो सही, वही तेरा वाला सवाल है कि कोई एनर्जी हो रही है क्रॉस रेजोनेंस यहाँ पे। ठीक है, ये 3 कार्ब एनायंस है मेरे पास। मुझे इन कार्ब एनायंस की क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है। केमिस्ट्री का उसूल कौन लोग जानते हैं? केमिस्ट्री का उसूल है चार्ज इज अ बर्डन, satisfy the charge, nullify the charge and the structure will get stable. Nullify the charge, delocalize the charge and the system will get stabilized. ये है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसूल। ये बात सबको क्लियर? कोई डाउट? अब देखो मैंने यहाँ हाँ, पे ना मैम. क्या चेक करना है, पहले तो अपनी नजर टिकाओ। तुम्हें किसकी बात कर रहे हैं कार्ब एनायंस की, मतलब तुझे किसकी स्टेबिलिटी देखनी है, कार्ब एनायन की देखनी है। यहाँ है तुम्हें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, पहले तो ये चीज। अब ये कैसे स्टेबल हो रहा है? ये स्टेबल हो रहा है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर भी रेजोनेट कर सकता है बेटा, ये इधर भी रेजोनेट कर सकता है। बोलो हाँ या ना।
Yes, ma'am. जी मैम। अब जरा जरा देखो, एक चीज और करती हूँ, एक जगह एक और लिखती हूँ। अरे मेरा मार्कर, हाँ यहाँ देखो, ये ऐसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो ये इस नेगेटिव चार्ज के बाद कितने ऑप्शन है रेजोनेट करने के लिए? 2। ये इस डायरेक्शन में भी रेजोनेट कर सकता है, ये इस डायरेक्शन। ये क्रॉस नहीं है भाई, दिस इज नॉट क्रॉस। क्रॉस तब होगा जब आपकी डिजायर्ड रेजोनेंस को कोई काटेगा। अभी तो आपकी डिजायर्ड रेजोनेंस जिस भी डायरेक्शन में हो रही है वो है ना, ये वाली रेजोनेंस जो है, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो अगर इधर रेजोनेट करता बहुत अच्छी बात है, इधर भी कर सकते हैं। मतलब इसके बाद 2 ऑप्शन है, अभी क्रॉस नहीं हुई। मेरी बात समझ आई सबको? अभी इस वाले के पास 2 ऑप्शन है रेजोनेंस के। क्रॉस कब हुई? जब वो इधर रेजोनेट कर रहा है बट ये बंदा भी रेजोनेट कर गया। तो जब ये बंदा इसके साथ रेजोनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं कर पाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए ये बंदा क्या है? क्रॉस रेजोनेंस में। समझे नहीं समझे? दोबारा समझाओ, एक और बार समझा सकती हूँ मैं। हाँ जी मैम। है ना? दोबारा समझो, ध्यान से समझना मेरी बात। भैया अपने आप को ऐसे महसूस करो, तुम मॉलिक्यूल के मतलब वो मॉलिक्यूल को देख रहे हो। तो अगर तुम मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो आपको किसको रेजोनेट कराना बेटा? नेगेटिव चार्ज को, ठीक है? तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके नेगेटिव चार्ज के पास कितनी पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की? 2। या तो ये रेजोनेट इस डायरेक्शन में करेगा या तो ये रेजोनेट इस डायरेक्शन में करेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज नॉट क्रॉस रेजोनेंस, दिस इज पॉसिबिलिटी। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर में भी ये नेगेटिव चार्ज 2 जगह रेजोनेट कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। सिमिलरली 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन यहाँ Yes, पे ma'am. इस नेगेटिव चार्ज के बाद सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की, ठीक है? तो अगर मैं A, B, C, D की बात करूं तो कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? ABC ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उसके नेगेटिव चार्ज के पास 2 पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की। और D वाला लेस स्टेबल होगा क्योंकि उसके नेगेटिव चार्ज के पास एक पॉसिबिलिटी है स्टेबल की। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको Yes, ma'am. समझ आई? जी मैम। तो इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो सबसे ज्यादा फिलहाल अनस्टेबल यहाँ पे कौन है? D, बिकॉज 1 पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ABC आर स्टेबल बिकॉज ऑफ 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। अब इन 2 में कई जगह आप देखो क्रॉस रेजोनेंस हो रही है। कैसे? जैसे मैं इस नेगेटिव चार्ज को एक डायरेक्शन में रेजोनेट करा रही हूँ, 2 पॉसिबिलिटी है पर रेजोनेट तो एक डायरेक्शन में करेगा। लेट्स से इस डायरेक्शन में रेजोनेट कर रहा है, लेकिन ये बंदा अगर इधर रेजोनेट करा तो इसको काटने के लिए ये रेजोनेंस भी तो है भाई। अगर O रेजोनेट कर गया इस कार्बोनाइल के साथ तो ये नहीं कर पाएगा। और अगर O नहीं करा तभी तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर पाएगा, क्योंकि कार्बोनाइल तो एक ही है और इसके साथ 2 लोगों को रेजोनेट करना है। तो या तो CH- रेजोनेट करेगा या O करेगा। और अगर O रेजोनेट कर लिया तो जिसको मुझे रेजोनेंस कराना है वो नहीं कर पाएगा रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ जी ma'am. मैम। इसमें ये जो क्रॉस रेजोनेंस है ये वाली, ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि O से O की तरफ ही हो रही है। O का लोन पेयर O पे नेगेटिव देगा, तो क्रॉस रेजोनेंस इसमें ज्यादा इफेक्टिव है डिजायर्ड रेजोनेंस से। बात समझ आ रही है? तो Yes, ये ma'am. कहेगा Yes, चलो ma'am. ठीक है इधर जी, क्रॉस ma'am. है तो मैं इधर चलता हूँ, पर ये बंदा इधर भी गया, इधर भी सेम प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे क्या आ गई? क्रॉस रेजोनेंस आ गई। हाँ या ना? Yes, ma'am. तो एक Yes, तरीके से ma'am. अगर देखा जाए कि पहले 50-50% दोनों जगह रेजोनेट कर सकता था, लेकिन अब इसमें से ये ज्यादा रेजोनेट करेगा। लेट्स से ये 35% रेजोनेट करा तो ये सिर्फ 15% ही यहाँ पे रेजोनेट कर पाएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली चीज यहाँ पर होगी, ये अगर 35% रेजोनेट करा तो ये भी कितना कर पाएगा? 15%। मतलब ये जो CH- है दोनों कार्बोनाइल पे से 15% रेजोनेट कर पाएगा, उसके पास उतने ही चांसेस है। समझ आ रही है? डाइजेस्ट हो रहा है? मैम, जी मैम। हाँ जी। बट शायद नेगेटिव चार्ज ज्यादा लेबाइल होता है क्या हाँ, नेगेटिव लोन चार्ज पर ज्यादा से? लेबलाइज होता है, तभी तो वो नॉन इक्वी एनर्जी होके भी रेजोनेट कर रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पे लोन पेयर को करा रहे हैं नहीं रेजोनेट। वो लोन पेयर देखो, नेगेटिव चार्ज ज्यादा लेबाइल होता है लोन पेयर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन पेयर रेजोनेट नहीं करता। भाई देख, फिनॉल का लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा, करेगा, करता ही है। लेकिन फिनॉल का यस। ही फिनॉक्साइड आयन ज्यादा अच्छा रेजोनेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे केस सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही और नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है, तो नेगेटिव तो चार्ज मैम ज्यादा इसमें ए वाले केस में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस डोमिनेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करा? क्योंकि वो इक्वी एनर्जी नहीं है। ओके ठीक है, दूसरा वाला इक्वी एनर्जी है। इक्वी एनर्जी कैसे द प्रेफरेंस है ना। लेट्स से यहाँ पे कुछ और हो जाता लोन पेयर, तो शायद वो, एक मिनट रुकना। हाँ जी, क्या क्या क्या? अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ जी, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये वाला जो रेजोनेंस है ना, लेट्स से ये किसी नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव या कार्बन जैसी स्पीशीज ही होती जिसमें लोन पेयर होता, तो मैं नेगेटिव चार्ज को रेजोनेशन में पहले लेके जाती। सारांश, मैम एक और बार बताना प्लीज। मतलब वैसे हाइपोथेटिकल मैं बता रही हूँ क्योंकि कार्बन कैन नॉट टेक अ लोन पेयर, बट फिर भी मैं बता रही हूँ लेट्स से अगर यहाँ पे कोई कार्बन कंटेनिंग सिस्टम है जिसपे लोन पेयर है और यहाँ पे भी कार्बन कंटेनिंग है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो सिंस इक्वी यस एनर्जी कहीं से भी नहीं होना, तो दिस रेजोनेंस विल गेट द प्रेफरेंस। मैम एक बार ए में इक्वी एनर्जी कैसे हो रहा है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो। ये O से O पे लोन पेयर है ना, इस इथाइल यस से मैम। O पे लोन पेयर है, तो O का लोन पेयर O पे ही नेगेटिव चार्ज देगा ना। ओके मैम, यस समझ मैम। गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्वॉल्व हो गए ना दोनों। हम्म। ठीक है, अच्छा मेरी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ आया 15% वाली लॉजिक जो मैंने आपको बताया कि यहाँ Yes, दोनों के ma'am. चांसेस Yes, 50 ma'am. Yes, ma'am. 50% हो जाएंगे। अब यहाँ आओ, यहाँ पे ये इधर रेजोनेट करना चाह रहा था, ये इधर भी करना चाह रहा था, दो चांसेस है, मतलब दोनों जगह ये 50-50% रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ रेजोनेट करेगा, यहाँ पे इक्वी एनर्जी भी हो सकती है, तो इसके चांसेस यहाँ रेजोनेंस करने में कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये पूरा पूरा रेजोनेट करेगा क्योंकि यहाँ पीछे से कोई नहीं है। समझे, इस डायरेक्शन में पीछे से कोई नहीं है, तो Yes, ma'am. एटलीस्ट यहाँ पे इसके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये पूरा रेजोनेट कर सकता है, एक ऐसा कार्बोनाइल है जहाँ ये पूरा रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, और वो है ये वाला कार्बोनाइल। यहाँ इसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, और यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड इक्वी एनर्जी नहीं है, मतलब ये दोनों साइड 50-50% क्या कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो, तो ए बी सी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मैम सी। हम सी वाला ज्यादा होगा, सी मैम होगा, फिर सी बी, फिर ए ए, फिर बी, फिर ए और फिर डी। फिर ए। फिर बात डी। समझ आई नहीं आई? Yes, आगे ma'am. मैम। अब आप क्रॉस रेजोनेंस समझ पाए कि आपकी हाँ जी डिजायर्ड मैम। रेजोनेंस को जो काटे वो क्रॉस, और डिजायर्ड के पास अगर दो ऑप्शन है तो वो क्रॉस नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन है उसके, और अगर किसी एक डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रही है और डिजायर्ड रेजोनेंस को कोई काटने वाला प्रेजेंट है तो वो क्रॉस रेजोनेंस है। ठीक है, मैम हाँ मैम तो जैसे ए वाला स्ट्रक्चर है हमारा, हाँ इसमें अगर हम सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में देखें तो दूसरे सी डबल बॉन्ड ओ से उसमें क्रॉस रेजोनेंस हो रही होगी ना। हाँ, वही तो पर्सपेक्टिव की बात होती है ना, यही से मैं समझा रही थी। जैसे सपोज तूने ये किया, ऐसे किया है ना, उल्टी। अब मैं इस वाले रेजोनेंस की बात कर रही हूँ, लेट्स से। ठीक है, ये वाले यस मैम। रेजोनेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो ये वाला मेरा क्रॉस थोड़ी होगा। मैं तो इस मतलब ये वाला इसके लिए क्रॉस हो जाएगा। हाँ, उल्टा बोलूँ मैं, जैसे कि सपोज तुम इस रेजोनेंस की बात कर रहे हो, पर रेजोनेंस कौन सा लोगी? कार्बोनाइल का लोगी रेजोनेंस। ठीक है, यस तो अगर मैम। तुम इसको देख रही हो कि इसके डबल बॉन्ड कितने रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन है इसके पास, तो ये ऑप्शन क्रॉस है। नहीं यस है, मैम। ये क्रॉस नहीं है। समझे, ये ऑप्शन है यस इसका, मैम। यहाँ से भी रेजोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकता है। समझ आई बात? अभी बॉन्ड लेंथ यस पे जब मैम। क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। यहाँ तो तक मैम सबको जो थोड़ा लोन फिलहाल पे, समझ आया? हाँ, मतलब लोन पेयर वाला केस होगा, वो तो हाइपोथेटिकल होगा ना, वो हम हाँ, कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। यहाँ तक नोटेड? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम वैसे तो अगर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई एनर्जी रेजोनेंस नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा ना। नेगेटिव नेगेटिव। यस हाँ, मैम। अगर इक्वी एनर्जी नहीं है तो। ठीक है, आज जैसे सपोज अब मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाती हूँ। लेट्स से मैं बात कर रही हूँ तुमसे, इस तरीके से, एक अच्छा बेहतरीन सवाल। ये वाला H1 है, ये वाला H2 है, ये वाला H3 है। तुम्हें एसिडिटी ऑर्डर बताना है। अगर ये सवाल तुमने सही बताया ना बेटा, तो मतलब
बल्ले बल्ले ते शावा शावा, तुम्हें एसिडिटी का कंसेप्ट, ये एक्सटेंडेड क्रॉस रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ आ गया। तुम्हें एसिडिटी बतानी है फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन की, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। सोचो दीदी, ये लिफ्ट में ना पार्सल आया है, उसको अंदर कर लो, डिसइंफेक्ट कर देना उसे और फिर हाथ धो लेना। हाँ जी बताइए। मैम 312। मैम सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा। अच्छा तो बोलो बोलो 312 आया एक से, और एक बोला सेकंड, आगे मैम सेकंड के बाद एक मैं बता रहा हूँ। बताओ। मैम 231। 231 ओके। और शिभा तूने क्या बोला था। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, 213 होगा, वो उल्टा बोला मैंने। अच्छा ये 213 ओके। और कोई इसमें जो अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा। मैम 231। 231 ओके। और कोई। हर्षल। मैम 231। मैम एक मिनट मैम, एक मिनट मैम। हाँ हाँ हाँ। मैम 231। मैम थर्ड वाले के लिए, मतलब जो बीच में आ रहा है उसके लिए मैं रीजन के लिए अनश्योर हूँ, बट 231 है। 231 ओके। और बदला और कोई ऑप्शन नहीं, बस यही होगा, दो ऑप्शन है। अब देखिए आपको सबसे पहले, साक्षी तुझे क्या लगता है बेटा। मैम थोड़ा क्लियर नहीं है, डाउट इस क्वेश्चन में या वैसे ही। मैम इस क्वेश्चन में। चलो, तुम्हें एसिडिटी देखना होता है तो आपको क्या बनाना होता है बच्चे, कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है। प्रोटॉन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, है ना। तो लेट्स से मैंने ये कॉन्जुगेट बेस बनाए, इन सबके नेगेटिव चार्जेस लगा देती हूँ सबके पास। ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो जिसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, मतलब जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। यस मैम। एसिडिटी इंक्रीजेस, है ना। तो बेटा ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज अगर नीचे गया तो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव सिंगल और सिंगल डबल, दो सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कॉन्जुगेशन नहीं होती, मतलब ये तो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। मतलब इस वाले नेगेटिव चार्ज पे तो नो रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आया नीचे, ये पाई बॉन्ड ऐसे गया और ये ऐसे गया। देखो लंबी चौड़ी रेजोनेंस हुई। यस मैम। यस मैम। दिस इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और अगर मैं तीसरे वाले बंदे को देखूं तो देखो, तीसरे वाले को देख रही हूँ, तीसरा वाला तो ये है। जब ये नेगेटिव तो आएगा तो सिर्फ यही तो होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, सिर्फ यही तो छोटी सी तो रेजोनेंस हुई, जरा सी। तो ये तो नॉर्मल रेजोनेंस हो गई। तो सबसे बेटर कौन सी रेजोनेंस होती है, एक्सटेंडेड। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा एच होगा, 2। बोलो हाँ या ना। यस मैम। उसके बाद 1 वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं है, 3 वाले में एक रेजोनेंस है, तो मतलब 3 ज्यादा बेटर होगा, फिर 1 होगा, तो आंसर आएगा 213। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। यस मैम। कोई डाउट। नो मैम। पक्का श्योर हो। यस मैम। यस साक्षी मैम। यस मैम। पक्का। यस मैम। दिया। चलो माना कि सबको समझ आया, तो आगे चलते हैं। नोट कर लिया था ना सबने।
L1 L2 L3 ऑर्डर ऑफ L1 L2 L3 बताइए। मतलब ये सवाल है बॉन्ड लेंथ का, है ना? तो बॉन्ड लेंथ का सवाल हमेशा किससे सॉल्व होता है बेटा? रेजोनेंस से। इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करती, हाँ या ना? यस मैम। मैम L2 L1 L3 L2 L1 L3 मतलब सबसे बड़ा L2 है ना? यस मैम। L1 फिर L3, ओके। और कोई? मैम नहीं L1 L2 L3 L1 L2 L3, ओके। और कोई विचार व्यक्त करो। मैम L1 L2 L3 अच्छा, और कोई? मैम ये मैम L3 L2 L1 लग रहा। मतलब L3 बीइंग द लार्जेस्ट है ना? यस मैम। ये किसने बोला लग रहा है? किसको लग रहा है सर? मैम संकल्प। संकल्प को ऐसा लग रहा है, ओके। और कोई जिसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है या कैसा हो सकता है? हर्षल जी। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम, एक मिनट। सारांश जी। मैम एक बार सोच रहा हूँ और एक और बार सोचो। मैम रीजन फर्स्ट वाले का वैसे उन सब फर्स्ट वाले में क्योंकि क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी है। अरे कोई क्रॉस ना हो रहा है यहाँ पे। कहाँ से हो रहा है क्रॉस? बता मुझे जरा। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा है? कहाँ से दिख रहा है? तुझे किसकी रेजोनेंस देखनी है पहले तो ये समझ। किसकी रेजोनेंस देखनी है? सी डबल बॉन्ड हो की? हाँ, क्योंकि अगर सी डबल बॉन्ड हो रेजोनेंस में गएगा तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यस मैम। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो मैम बॉन्ड लेंथ L3 बढ़ेगी, L2 L1 बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ देखो ये रेजोनेंस लोन पेयर सिंगल डबल, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे लंबी चौड़ी रेजोनेंस। हाँ जी। आपकी थोड़ी वॉल्यूम कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। और मैं तेज बोलती हूँ। अब बताओ सुनाई दे रहा है? मैम फिर एक्सप्लेन कर दो मैम। फुल स्क्रीन ही तो है। फुल स्क्रीन नहीं है? हाँ फुल स्क्रीन है मैम। मैं कह रहा हूँ कि फिर से एक्सप्लेन कर दो एक बार। अच्छा हाँ, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, रुको। पहले मेरे को ये कंफर्म करो, आवाज आ रही है सबको ठीक ठाक? यस ऑडिबल मैम। आवाज आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे किसकी रेजोनेंस चेक करनी है पहले ये समझो। आपको रेजोनेंस चेक करनी है सी डबल बॉन्ड ओ की, हाँ या ना? मुझे सी डबल यस बॉन्ड ओ की मैम। रेजोनेंस क्यों चेक करनी है? इसलिए चेक करनी है सी डबल बॉन्ड ओ की रेजोनेंस क्योंकि जब इसकी रेजोनेंस होगी तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। यस मैम। तो यहाँ Yes, ma'am. देखो, ये पहला स्ट्रक्चर में देख करो, ये लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। कॉन्जुगेशन, तो ये लोन पेयर इधर गिरेंगे, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड फिर और आगे शिफ्ट, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो ये कितनी Yes, लंबी ma'am. रेजोनेंस हुई? ओएमई के थ्रू रेजोनेंस हुई ना, इतनी लंबी चौड़ी। बट यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है पीछे, मतलब सिर्फ इतनी सी ही रेजोनेंस होगी, और यहाँ भी आगे तो यस पाई मैम। बॉन्ड नहीं, मतलब सिर्फ इतनी सी रेजोनेंस होगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो कौन यस सी रेजोनेंस इफेक्टिव होगी? एक ही मैम बीच में फर्स्ट। फर्स्ट वाली है ना? अगर ये फर्स्ट की रेजोनेंस इफेक्टिव है तो इस रेजोनेंस से इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और अगर सिंगल बॉन्ड यस मैम। कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? L1 का, फिर L2 का, और फिर L3 का। आई बात समझ या नहीं आई? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? साक्षी, Yes, ma'am. दिया, Yes, ma'am. हाँ हाँ, क्या नाम है? यस सारांश, मैम। संकल्प, यस मैम। हर्षल,
जी मैम। सबको क्लियर? कोई डाउट? यस मैम। लावण्या, नव्या, सब क्लियर है ना? अब अगर बात समझ आ गई है तो अब दूसरा सवाल मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी रॉन्ग करे। नोट कर लिया तो अगले सवाल की तरफ चले। यस मैम। सिंपल सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। हमारे पास यहाँ NH है, यहाँ ये है डबल बॉन्ड, ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है, ये L3 लेंथ है। बताइए L1 L2 L3 बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी? सॉरी, मैम L2 L1 L3। L2 L1 L3। ओके, और कोई? वो डबल बॉन्ड है में मैम से ना? N2 L1 हाँ हाँ, L3। मैम L2 L1 L3। L2 L1 L3। और कोई? हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन? हम यही है। हर्षल? मैम L2 L1 L3। यही है मतलब, है ना? जी मैम। सारांश? मैम यही है। संकल्प भी यही है? यस मैम। बिल्कुल सही मैम है, नहीं मैम एक बिल्कुल सही है ये। तू क्या बोलना चाह रही है, बता। पता नहीं, इससे कुछ हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे इतने कंफ्यूज नहीं होते बेटा। अभी तो तुम लोगों को बहुत लंबी जर्नी ट्रैवल करनी है। यस मैम। वे टू गो। फिर से समझा रही हूँ एक और बार। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसकी रेजोनेंस देखनी है। NH? यस मैम। यहाँ यस कोई मैम। रेजोनेंस है? नहीं है। तो ये डबल का नहीं। डबल ही रहने वाला है। यस मैम। तो ये डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब सबसे छोटा साइज, सबसे बॉन्ड लेंथ छोटा तो इसी का होगा, L3 का। हाँ या ना? यस मैम। अब L1 L2 में चेक करो, ये देखो, ये रेजोनेंस ऐसे गई, ये ऐसे गया, ये ऐसे पहुंचा। हाँ या ना? यस मैम। एक्सटेंडेड। यस मैम। और यहाँ पे सिर्फ इतनी तो है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस से क्या होगा? ज्यादा रेजोनेंस होगी, ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो सबसे लॉन्गर बॉन्ड लेंथ L2 हो जाएगी, फिर L1 हो जाएगी, और फिर L3 हो जाएगी। कितने बच्चों को समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैम ये जो सारे कंपाउंड है इनमें लोकलाइज्ड लोन पेयर है एंड पे। हाँ, लोकलाइज है ना, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, यस। तो इसलिए उनका तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, है ना? अब देखो, बताओ, ये L1, ये L2। ये L2। अब बताओ L1 बड़ा होगा या L2 बड़ा होगा? L1। L1 बड़ा होगा मैम। सोचो नहीं सोचो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैम, नहीं मैम L2 L2। होगा, L2 बड़ा है L2 इसमें, होगा। L2 बड़ा है इसमें। वही तो मैंने कहा ना, लोकलाइज्ड। ऑटो क्योंकि पायलट मोड से अपने ब्रेन को हटाओ। मैम क्योंकि सेकंड वाले में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो पहले से ही है, पहले से ही इसमें है, टेंड हाँ। करेगा। और इसमें अगर रेजोनेंस होगी तो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आएगा? डबल बॉन्ड डबल कैरेक्टर आएगा। बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी तो आएगा। यस L2 मैम। बड़ा होगा यस मैम। L1 से, ठीक है? सब समझ पाए? जी यस मैम। मैम। ऑटो पायलट मोड से हट चुके हैं? हट गए मैम। बहुत बढ़िया। धीरे ही सही, पर दिमाग तो चला रहे कम से कम। यहाँ तक समझ आगे आगे चले, नोट कर लिया? यस मैम। फिर से एक और सवाल, बॉन्ड लेंथ। जब तक तुम पूरा सारे सवालों के सही आंसर नहीं दोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये L1, ये L2। अब बताओ। और एक मिनट रुक भी जाना, तुम तक सोचो तब तक। दीदी, 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 पोछा लगा के ना यार, मशरूम की सब्जी बना
हाँ बच्चों, बालकों बताओ। मैम L1 L1 ज्यादा बड़ा होगा। L1 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 बड़ा मैम होगा। L2 बड़ा होगा। एक मिनट, L1 L2 ग्रेटर देन L2, L2 ग्रेटर देन L1, दो ही तो ऑप्शन है, बाकी होगा L1 L2 बराबर और एक कैन नॉट प्रिडिक्ट। कितने बच्चे कैन नॉट प्रिडिक्ट? कितने बच्चे हैं डी ऑप्शन? L1 मैम पहला ऑप्शन मैम। पहला मैम ऑप्शन L1 ज्यादा बड़ा होगा। L1 बड़ा होगा। और कोई कोई जवाब देना चाहता है? L2 बड़ा होना चाहता है किसी के लिए? L2 यस मैम। कौन बोला ये? मैम श्रिभा। श्रिबा L2 लॉक करूं मैं मैम इसलिए L2 से L1 से? अच्छा और यस मैम। क्यों मैम बोला? L2 ही बड़ा होना चाहिए। हाँ अच्छा, आप मैम जस्टिफाई करो, L1। पहले जस्टिफाई मैम करो L2 को। कोई हाँ श्रिबा जस्टिफाई कर बेटा। मैम क्योंकि उधर से भी डबल बॉन्ड बन सकता है ना, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनेगा? मैम अच्छा बन रीजन तो मैम सकता है। हाँ बोल। हम क्योंकि सेकंड वाले में NO2 भी और NO2 में क्योंकि वो माइनस साइन ग्रुप है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा एंड से शो करेगा। बिल्कुल सही बोला तूने। ध्यान देना, अभी देखो मैं समझे ना तुमने गलती क्या बोली, तुमने क्यों गलत आंसर दिया। देखो जरा, आप ये सोच रहे हैं कि अगर NH2 और NO2 दो ग्रुप्स मैंने ऐसे लगा दिए यहाँ पे, तो श्रिभा ये कहना चाह रही है कि मैम यहाँ से भी तो रेजोनेंस हो सकता है बेटा, लेकिन यहाँ से रेजोनेंस होगा तो वो ऐसे होगा ना। हाँ श्रिभा, यस मैम। ये ऐसे ही होगा ना रेजोनेंस। अगर तू ये यस मैम। रेजोनेंस कराएगी तो बेटा यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यस इधर मैम। जाएगा, फिर हालांकि ये लोन यस पेयर मैम। नीचे जाएगा। बात एक ही नहीं पड़ी कि सारी चीज एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रही है, यस मैम। क्योंकि तू इसका लोन पेयर ऐसे तो ला नहीं सकती यस है मैम। ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रही है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर नीचे गिरेंगे, पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस। गलती समझ आई? यस मैम। एक्सटेंडेड रेजोनेंस से क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो लोन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब L1 हैज टू बी ग्रेटर देन L2। बोलो हाँ या ना, सबको समझ आई बात? यस मैम। जी मैम। कोई दिक्कत? नहीं मैम। चलो नोटेड। अगले अगले सवाल पे चलें। यस मैम। मैम एक मिनट मैम। नोट करो। मैम कोई ऐसा एग्जांपल भी है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? हाँ हो सकते हैं, बताती हूँ। वैसे ऐसे बहुत रेयर ही होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रिडिक्ट कर ही दोगे तो, अगर डेटा गिवन है प्रॉपरली तो। अगर डेटा ही गिवन नहीं है तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैम वो लोग कैन नॉट प्रिडिक्ट वाला एक ऑप्शन आता है मैम, उसकी वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है कभी हाँ वो कभी। कैन नॉट प्रिडिक्ट वाला तब आता है जब आपको पता है कि डेटा ही इनकम्प्लीट है। एक एग्जांपल देती हूँ डेटा इनकम्प्लीट का। यहाँ तक नोटेड हो गया? संकल्प नोट कर लिया? यस मैम। अब पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ये L1, ये L2, ये L3। मैम L3 की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होनी चाहिए। L3 नो, यस मैम। थोड़ा सा और सोचिए एक और बार। मैम L1 L2 L3 L1 L2 L3 और कोई? मैम आई थिंक बराबर होने चाहिए। मैम 1 2 3
एक बराबर वाला लॉजिक दियो जरा मुझे। मैम बस यही है मैम कि वो रिंग मैम पहले वाले में तो रेजोनेंस की रिंग के अंदर ही हो जाएगा, लास्ट वाले में रेजोनेंस है नहीं। अच्छा तो फिर L1 L2 बराबर क्यों होंगे? मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने क्या सोच के बोला अभी अभी। ये ले बोल दिया पहले और सोच बाद में रहा है। नहीं मैम मैंने सोचा मैम, कुछ सोच के बोला था बट मैं अभी कंफ्यूज हो गया। L1 में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? L1 में, L2 में, L3 में L1 भी तो में डबल बॉन्ड है मैम, कार्बोनाइल में। L2 में भी। मैम हाँ जी L3 मैम, में L2 तो में भी नहीं। है। तो L3 L3 में में नहीं भी है है मैम। तो फिर बराबर कर दे। भाई तुम लोगों को नींद आ रही है, मैं बता रही, तुम लोग दिमाग नहीं चला रहे अपना। मैम L1 की ज्यादा है। हाँ L1 मैं ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। यस मैम। भाई ये इतना यस मैम। मुश्किल तो नहीं है यार, क्या करते हो? जल्दी बताने की वो होता है क्या? मतलब मैं कोई नोबल मैम प्राइज ये जीत रही हूँ? डीएक्टिवेटिंग है तो नीचे की तरफ ही जाएगा। हाय ईश्वर भगवान जी, कैसे बच्चे हैं। बताओ क्या करना है, क्या सोचना क्या है? तुम लोग पहले तो यही डिसाइड करो, मुझे तो ये नहीं समझ आया तुम सोच क्या हो। भाई यहाँ रेजोनेंस की डायरेक्शन चेक करो, ये L1 है, ये सबको पता है ये डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस तो इस डायरेक्शन में होगी ना, ऐसे करके, हाँ या ना? यस इस मैम। डायरेक्शन में होगी तो एक कार्बोनाइल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में जाएगा ना, और अगर वो सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और यहाँ ज्यादा रेजोनेंस होगी क्योंकि ये तो पूरी है ना साइक्लिक रेजोनेंस है, प्रॉपर लंबी रेजोनेंस अच्छा, है। वो अपने CO की बॉन्ड लेंथ पूछी थी। यार ये हाँ तो मैं बहुत सी दिमाग सी समझ रहा था मैम। हम CC की बॉन्ड लेंथ तो ये पूछ हाँ रहे मैंने जी थे। मैम, ऊपर मैंने लिखा है भी ना, सी नीचे बोला। थोड़ी लिखा है। अच्छा। Oh God. हाँ मैं सीसी की भी पूछ सकती थी लेकिन मैं तब ऐसे लिख देती ना। मैम मेरे को CC का ऑर्डर बता दिया। हाँ सीसी का बता 3 दिया 2 तुमने। 1। ये तुमने L1 यस लिखा है, मैंने मैम। यहाँ लिखा ना L1। तो अभी फिर और अच्छा। क्लियर कर देते हैं कि सी की नहीं CO की बॉन्ड लेंथ पूछ रहे हैं, है ना? अब बताओ, अब तो फिर यस सही मैम। है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हाँ है, मैम, यस मैम। फिर तो सब सही है ना? पर पेपर हाँ में जी ये मैम, बता फिर देना L1 जो है। एग्जामिनर पूछे ना वही बता देना, है ना? नहीं तो फिर घर आके लगता है अरे ये तो उसने ये पूछा था, ओहो मैंने तो ये बता दिया। मैम कंफ्यूजन हो रही है मैम थोड़ा देखने कंफ्यूजन में। ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का तो पता ही नहीं। ये लो चलो, अब समझ आ गया। दिस इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है? अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में बता दो, जिक्र कर दो कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतनी छोटी होती जाएगी, क्योंकि अब छोटी कार्बन हो और जाएगी। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे L1 L2 L3, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया, नो मैम। चले आगे। यस मैम। तो आई होप तुम्हें एक्सटेंडेड रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, इक्वी एनर्जी रेजोनेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आगे सबको समझ, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। ये चीज समझ आ गई है तो एक नॉर्मल एसिडिटी ऑर्डर मुझे बताएंगे। सल्फोनिक एसिड RSO3H, अल्कोहल, RH। एसिडिटी ऑर्डर मुझे बताइए, इसको ऐसे कर देते हैं ABCD। मैम ACBD। ACBD। और BD। कोई? और एक मैम R ACBD। RNH2 भी लगा मैम देना, ACBD। ठीक है? मैम ये मैम मैम ACBD। 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 ACBD और कोई? बस हो गया? जी मैम। ACBD। E कहाँ गया? E मैम लास्ट ई के E बाद के फिर बाद। डी आ मैम जाएगा। ई तो लास्ट में आएगा। सबसे लीस्ट होगा हाँ ना? लास्ट में। हाँ सबसे यस लीस्ट है, हाँ तो मैम। जी डी मैम। से भी लीस्ट होगा, डी से भी लीस्ट होगा ना? नो हाँ मैम, मैम डी से लीस्ट नहीं होगा। डी से लीस्ट नहीं होगा? फिर नो सुनो मैम। मैम जब मैं होगा। लिखती हूँ, अब मैं लिखती हूँ, अब जो तुम बोल रहे हो बोलो बोलो। A
सी A C B सी E D। बी और फिर डी। ए सी फिर बी, बी फिर डी डी बी फिर डी, फिर ई। यही बोला ना? यस मैम मैम। A यस C मैम। B E D। ई डी, और कोई? मैम ACBED। यही वाला, ठीक है। और कोई ऑप्शन? यस मैम। सब ठीक है? मैम ए सी बी ई डी। मैं अपना ऑप्शन चेंज करूंगा, बी ई डी होगा आखिर में। तूने बीईडी बोला है आखिरी हाँ में, जी जो मैम, सिविक पहले सिटीजन है। तूने चेंज कर दिया? मैम मैंने चेंज करा मैम, मैं ई डी वाले के साथ हूँ मैं। अच्छा, तू एईडी वाले के साथ है, ओके। हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, चलो। यस, आंसर तो यही है। यहाँ पे क्या 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 देखेंगे, क्या देखोगे पहले तो ये बताओ। इक्वी एनर्जी मैम यहाँ रेजोनेंस। -I। अबे चल, हम इक्वी एनर्जी रेजोनेंस देखेंगे माता मेरी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हाँ है। माता जी, प्लीज पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर उसमें देखो कि रेजोनेंस भी लग सकता है ना। -I + I थोड़ा सा बाद में, जब कोई भी चीज वर्क ना करे। ठीक है बेटा? हाँ, अब यहाँ एक कॉन्जुगेट बेस बनाया सबने। सबसे पहला काम है बिना सोचे समझे कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर बाद में सोचना। फिर यहाँ पे आपको दिखा 2 इक्वी एनर्जी है, हाँ या ना? यस मैम। यहाँ एक इक्वी एनर्जी है, हाँ या ना? यहाँ यस नो मैम। रेजोनेंस, ओनली ऑक्सीजन इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज। नो रेजोनेंस नाइट्रोजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। नो रेजोनेंस कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मतलब आरओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। यस मैम। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा RSO3 नेगेटिव, फिर RCO नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, आर नेगेटिव। फिर R नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? तो एसिडिटी जस्ट इसी के हिसाब से चलेगी। सल्फोनिक सबसे पहले, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर नॉर्मल अल्कोहल, फिर अमीन्स, एंड देन एल्केन्स। बोलो हाँ या ना? यस मैम। कोई डाउट? यस मैम। पक्का क्लियर? यस मैम। पक्का मैम। चलो, अब मेरी बात सुनेंगे। चलो आगे चले, लिख लिया? यस मैम। यस मैम। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिटी। मैम लास्ट वाले में जो आर एन ए BAC। BAC, ओके। और कोई? RNA क्या बोल रहा था तू? मैं कह रहा था कि आर एन एच वाला जो था मैम लास्ट में, आर एन एच नेगेटिव। मैम उसमें जो एन एच एन की वन नेगेटिव था वो आर आर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। है? क्या बोल दिया? मैम मैम आर जो आर एन एच ये वाला है मैम उसको RNH हमने नेगेटिव है, इस पे क्यों मैंने लीस्ट एसिडिक क्यों बोला इसे, ये बोलना चाह रहा है? हाँ मैम मतलब कंपेयर टू बाकी सब। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन सब में रेजोनेंस तो है नहीं, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। बट इनकी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मैं देखूंगी ऑन द बेसिस कि नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे प्रेजेंट है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा जी स्टेबल हो मैम। गया RO माइनस, फिर आर माइनस RNH और माइनस, एन एच माइनस। फिर R माइनस, है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बताओ और कोई इस ऑप्शन को बताओ, सीधा बताओ। मैम BAC होगा। मैम BAC। BAC मैम। ऑटो पायलट मोड हटाओ, हटाओ, सोचो कुछ और समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मैम मुझे पता नहीं क्यों ABC लग रहा है। ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है तुझे ऐसे रीजन क्या लिखेगा, पता नहीं क्यों। बट ऐसा मैम C तो लास्ट होगा। सी तो लास्ट हो गई, बात तो सही है। ए और बी में से कंपेयर करना है। एक तो इतना आराम से बोल देती है, मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। अरे पता तो करना पड़ेगा ना।
और डाउट हो रहा है 1 मिनट और दे दो मैम, 1 मिनट और दे दो। 4 मिनट लो यार, ऐसा क्या बात है। अब मुझे रीजन सही चाहिए। साक्षी तुझे क्या लग रहा है? मैम ABC ही होगा। मतलब ऐसा लग रहा है या रीजन है कोई? खतरनाक तो नहीं है मतलब रीजन कोई। अगर खतरनाक रीजन आने क्यों है, सिंपल रीजन भी तो हो सकते हैं। आएगा भी। मैम मेरे को समझ तो आ रहा है मैम, पर मैं उसे कॉम्प्रिहेंड करके बोल नहीं पा रही मैम, मेरे दिमाग में पर उसे बोल नहीं पा रही। ओहो, ऐसे कैसे हो गया? मेरे को कैसे समझ आएगा फिर? कुछ तो बोल ले, एक बार बोल दे, मैं समझ जाऊंगी अपने आप। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। भाई हुआ नहीं मैम 4 मिनट। हाँ ABC का शायद रीजन ये हो सकता है कि जो B वाला है उसमें -M इफेक्ट है। -M। और यस मैम, मतलब और गेटिंग जो योर पॉइंट, बट एग्जैक्टली मतलब वो थोड़ा और, घूम गया और था। जो A वाला है, A वाले में -I है, तो -M ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, यू आर एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट, बट थोड़ा सा भटक गया, जरा सा। ओके मैम, क्यों इम्प्रूव भटक गए करने हो की मैं कोशिश। बता रही हूँ। सबसे पहली चीज ये देखो, तुम्हें चेक क्या करना भाई साहब, तुम लोग पता है क्या हो, मैं बता रही हूँ। तुम लोग ना सिर्फ ये देख रहे हो, तुम इन तीनों ग्रुप्स की नजर डाल के बैठे हो ना, इन तीनों ग्रुप्स के इफेक्ट चेक कर रहे हो ना, CH3 का क्या इफेक्ट यस होगा, मैम। यही इफेक्ट चेक कर रहे हो, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या बनाओ? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कॉन्जुगेट पहले प्लीज एवरीबॉडी मेक कॉन्जुगेट बेस इन योर नोटबुक। मैम बना लिया मैम। हाँ, अब बना क्या चेक दिया। करना है? स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट चलो। बेस है ना, और ये कॉन्जुगेट बेस में आपको ये समझ आ रहा है कि सब इक्वी एनर्जी में तो जाएंगे। यस मैम। हाँ यस जी मैम। मैम। इक्वी एनर्जी में तो जाएंगे। कोई ऐसा है जो इसके साथ, इस सल्फर ने, इस एसओ के साथ इक्वी एनर्जी में नहीं जा पाएगा, या उसके चांसेस कम हो जाएंगे जाने के? देखो देखो ध्यान पहला से वाला। देखो। अरे ध्यान से देख, और ध्यान दे भाई, मैंने क्या बोला? मैम बी वाला। यस, देयर इज अ क्रॉस रेजोनेंस बेटा। अगर ये रेजोनेट करेगा तो ये कैसे करेगा रेजोनेट? यस मैम। यस मैम। ये तब समझ आएगा जब C6H5 बनाया जाएगा। ऐसे ही लिख दिया जाएगा ना C6H5, तो नजर नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। मेहनत करनी पड़ेगी यस थोड़ा सा। मैम। केमिस्ट्री बेटा देखो, इतनी सीधी अगर चल रही होती तो ना मैं पढ़ा रही होती ना तुम पढ़ रहे होते। इतनी सीधी अगर होती कि एक नाक की सीध में चलती रहती है बस। आप एक चीज बता दो मैडम, 100 सवाल बन जाएंगे। ऐसा होता तो कैसे होता? मैं ना बैठी होती पढ़ाने के लिए, ना तुम बैठे होते पढ़ने के लिए। इसलिए थोड़ा सा और मेहनत। देखो ये नहीं कह रही कि तुम लोग वो नहीं कर रहे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, एकदम सही लेवल पे चल रहे हो, लेकिन अब जो मैं छोटी छोटी सी चीजें बताती हूँ ना तुम्हें कि ऐसे देखो, ये तुम्हें खुद से सीखना है, क्योंकि मैं एग्जाम में तुम्हारे कान में बताने नहीं आऊंगी कि बेटा ऐसे देख देख ये दिख जाएगा तुझे। ये हमें खुद सीखना है कि हम किस मॉलिक्यूल में कैसे देखें, हम किस मॉलिक्यूल में क्या एनालाइज करें। समझ रहे सारे बच्चे? टाइम लगेगा यस मैम। बट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब मुझे देखते ही समझ आ मैम जाता है क्योंकि मैंने देख रखे हैं। हाँ बोल। मैम इसमें जैसे एक साइड से ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, अब दूसरी साइड से करेंगे तो इसमें दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के पहले। रेजोनेंस के तो बहुत स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इस साइड से भी हो सकता है रेजोनेंस, इस साइड से भी हो सकता है ना? क्रॉस रेजोनेंस भी हो सकती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मत बना, पॉसिबिलिटी चेक कर। मैम बेंजीन रिंग की वजह से इक्वी रेजोनेंस तो नहीं होगा इसमें? नहीं नहीं, सुन सुन भाई, पहले तो अपनी आंख सोच, तेरे को तूने स्ट्रक्चर्स बना लिए, तुझे किसका रेजोनेंस देखना? O माइनस का देखना है। और O माइनस जो ये है हर जगह सल्फ इसके साथ जा रहा है ना, पूरा पूरा जा रहा है इक्वी एनर्जी में, यहाँ पे भी है ना। ओके इसलिए मैम, आ गया आ समझ गया। गया कि यहाँ पे ये यस इसके मैम। साथ जा पाएगा इक्वी एनर्जी में, लेकिन थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि बेंजीन भी रेजोनेट कर सकता है S डबल बॉन्ड O के साथ, है ना? यस बेंजीन मैम। भी कर सकता है। तो अगर बेंजीन रेजोनेट करेगा तो थोड़ा सा चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ रहे हो? रेजोनेंस के, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के, तो B कम हो गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो रेजोनेट नहीं करेगा, वो रेजोनेट करेगा, बट थोड़े से चांसेस उसके क्या हो जाएंगे बेटा? कम हो जाएंगे। ठीक है, अब CF3 C6
6H5 और CH3। अब इसमें से तुम्हें ये चीज समझ आ गई कि B विल नॉट बी योर हाईएस्ट वन। B तुम्हारा हाईएस्ट कभी नहीं होने वाला, समझ रहे? B विल नॉट बी Yes, द ma'am. हाईएस्ट वन। यस मैम। अब ये बात पक्की है कि C हैज टू बी द लीस्ट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस पे आई। मैम प्लस प्लस एम। आई इफेक्ट है, ठीक है? और इसके पास हाँ ठीक है, इक्वी एनर्जी को थोड़ा सा क्रॉस रेजोनेंस से काट रहा है, बट फिर भी ये माइनस आई तो शो करता है और ये भी माइनस आई शो करता है, समझ रहे हैं? तो माइनस आई और Yes. प्लस आई के बेसिस पे ये बात तो पक्की है कि ए बी बेटर होंगे, सी बेकार होगा, लेकिन ए इन सब से बेटर होगा क्योंकि ए में माइनस आई है और नो क्रॉस रेजोनेंस, बी में माइनस आई है लिटिल ऑफ क्रॉस रेजोनेंस, सी में सिर्फ क्या है इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस आई, वीकली एसिडिक। बात समझ आई? Yes, ma'am. रीजन समझ आ गए सबको अच्छे से? Yes, ma'am. नोट कर लिया? यस मैम। हालांकि इन दोनों में आप बहुत अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप ये देख रहे हो ना, मतलब माइनस आई और क्रॉस रेजोनेंस, थोड़ा सा माइनस आई इंपॉर्टेंट है क्रॉस रेजोनेंस से, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, लेकिन ये इन दोनों से बहुत बेटर होगा। जैसे इसका जो पीके होता है वो -13 के आसपास होता है, सोचो कितना कम है, -13। इसका पीके -2.5 होता है, समवॉट इसका होता है 2 के आसपास। तो आप सोचो ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी हमारा यस बेंजीन सल्फोनिक एसिड वुड बी बेटर देन मीथेन सल्फोनिक एसिड। आई बात समझ सबको अच्छे से? Yes, ma'am. ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बता रही हूँ ना एसिडिटी बेसिसिटी के, ये भाई तुम्हारे लिए एग्जाम में यही से सवाल बनेंगे और सारे तुम्हारे डाउट्स का जो वो है ना समाधान इन्हीं सवालों में छुपा हुआ है। अगर तुमने सवाल अच्छे से करे, 2-2 बार रिवाइज कर लिए, 3-3 बार रिवाइज कर लिए ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एसिडिटी बेसिसिटी में, सारे क्वेश्चंस का आंसर यहीं पर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास। चलिए नेक्स्ट, कोई इस एसिड का नाम जानता है? मैम पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। इस एसिड को कौन जानता है? एस से था ना इसका नाम। स्क्वेरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड, हाँ। स्क्वायरिक एसिड, ये नाम भी हमें जो है ना थोड़े बहुत पता रहने चाहिए। एक नॉर्मल एसिड आपको, तो आपको एसिडिटी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ABC एसिडिक स्ट्रेंथ। BAC। ओके, और कोई? और कोई? हाँ जी, और कोई विचार व्यक्त करेगा? नो विचार? मैम ABC। मैम ABC। रीजन दे Ma'am. सकते? आंसर इज ABC, एकदम करेक्ट जवाब है। पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर्ड टू स्क्वायरिक एसिड। क्यों? सबसे पहले क्या बनाने को बोला था? कॉन्जुगेट बेस। थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज व्हाट पिक्रिक एसिड इज। ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। इट्स अ लॉन्ग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड जस्ट एक नहीं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, 3 हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और नीचे भी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. स्क्वायरिक एसिड को देखो, एक्सटेंडेड रेजोनेंस ऑफ कोर्स,
अब ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है? कौन सी ज्यादा एक्सटेंडेड है? फर्स्ट वाली। ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि वो सिर्फ पैरा के साथ नहीं, वो ऑर्थो के साथ भी एक्सटेंडेड में जा सकता है। दोनों साइड ऑर्थो के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक पैरा के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह रेजोनेंस एक्सटेंडेड है और दोनों जगह इक्वी एनर्जी भी है। ओ से शुरू होगे ओ पे ही जाओगे, ओ से शुरू होगे ओ पे ही जाओगे, तो इक्वी एनर्जी दोनों जगह कैंसिल है। लेकिन एक्सटेंडेड कहाँ ज्यादा है? एक्सटेंडेड हमेशा पिक्रिक एसिड में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ पैरा के साथ नहीं, वो इधर ऑर्थो और इधर दोनों जगह एक्सटेंडेड हो सकता है, समझ रहे? तो पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू स्क्वायरिक एसिड। यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, ये इधर गए, ये अब कहाँ जाए? कहीं नहीं, नो एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इतना कुछ रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए सी हो गया। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? मैम मतलब फर्स्ट वाला था उसमें OH से एक ही OH से हमने एक्सटेंडेड रेजोनेंस करी, तो जो B वाला है मैम, B में 2 OH ग्रुप है हमारे। पर मैंने वही बोला ना कि एसिडिक H तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही जाएगा ना, तो एक को ही एनालाइज करो। अच्छा, ठीक है। जैसे वो हुआ था नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स में हुआ था, है ना? आई बात समझ? ठीक है। ठीक है, तो ये नहीं चेक करेंगे जी स्टेरिक मैम। एसिड में 2 एसिडिक H है तो ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं जाएगा तो एक ही ना, तो कोई एक और उसका कॉन्जुगेट बेस बना के उसको चेक करो, ठीक है। साक्षी, बात क्लियर है बेटा? यस मैम। कोई confusion? यस मैम। दिया? यस मैम। सारांश, संकल्प? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में कल मिलेंगे 1:30 पे, ठीक है। I'll put the recorded lecture in the batch। मैंने बाकी सारी जितनी क्लासेस हुई हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके ग्रुप में उसमें डाल दिए, ऐप में डाल दिए। हर्षित, इन केस यू वांट टू डू द बैकलॉग, जो मैंने आज तुझे पढ़ाया उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो तूने ऐप तो आई सपोज डाउनलोड कर रखी है? हाँ जी मैम, ऐप डाउनलोडेड है है मैम। ना? I'll add you in the batch, रैंकर बैच के नाम से। उस बैच में तुझे रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगी जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी, ठीक है, और जो आज कराया उसकी भी, ठीक है मैम। ठीक है। कोई डाउट किसी को? चले ओके। फिर? यस। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।